नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू आर गुड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी और आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। राइट, इसका नाम है हांशी हांशी। राइट, इट्स ऑल हांशी हांशी इन चाइना। तो चाइना के साथ जुड़ा हुआ, उसके पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है वेलकम एजर्शन। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र की असेंबली है, उनके जो स्पीकर हैं, उनको लेकर एक डिसीजन लिया है, एक आदेश दिया है। तो उसके बारे में है। आईफोन ने, एप्पल ने एक अलर्ट इश्यू किया। राइट, इट्स अबाउट सर्वेलेंस स्पाइंग। तो ये क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। देन वी हैव एथिक्स, पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड द इंडियन एमपी। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और दूसरा जो आर्टिकल है मैसिव डेटा ब्रीच। आधार का जो डेटा लीक हुआ है, इसके साथ लीक हुआ है, नॉट लीक आधार का जो डेटा लीक हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। लेकिन एज यू नो के सबसे पहले तो हम मोटिवेशनल कोट से ही दिन की शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या फिर लाइफ चेंजिंग कोट्स। राइट, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें। तो जिलियन माइकल्स का एक कोट है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। हमारे प्रयास जो हैं वो मैटर करते हैं। परफेक्शन जो है उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एफर्ट्स जो हैं they are the most important thing, and when you bring that effort every single day, that's where transformation happens, that's how change occurs। बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए हर रोज, एवरी सिंगल डे, जितना मोटिवेशन है आपके अंदर, जितनी इंस्पिरेशन है, जितनी ताकत है, वो सारी ताकत लगाकर आप एफर्ट्स डालिए। धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, बदलाव होता जा रहा है, मीन्स होना स्टार्ट हो गया। जब पहला एफर्ट लिया ना, उसने भी एक छोटा सा बदलाव किया, लेकिन वो हम देख नहीं पाते। लेकिन धीरे 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 अगर ये चीज हम हर रोज करते जाए, हमारे एफर्ट्स जो है वो एवरी सिंगल डे डालते जाए, तो बदलाव जो है वो एक दिन हमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। वेरी इंटरेस्टिंग कोट। इट्स ऑल हांशी हांशी इन चाइना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इनको पहचानते हैं, शायद आप जानते होंगे। इनका नाम जो है किंग गैंग है। और जून महीने में बेसिकली ये किंग गैंग जो है ये फॉरेन मिनिस्टर, जैसे हमारे देश में जयशंकर साहब है, वैसे ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे। अब अचानक से ये वैनिश या फिर गायब हो गए। और इस प्रकार की चीजें जो हैं वो चाइना में काफी ज्यादा देखने को मिली। हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। जून और अगस्त 2023 के समय में 3 ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो गायब हो गए। तो किंग गैंग जो है तो वो गायब हो गए। फिर ये भी चाइनीज मीडिया में आया था कि उनका अफेयर जो है वो एक एक्स मैरिटल अफेयर जो है वो एक जर्नलिस्ट के साथ था, तो शायद इसकी वजह से उनको निकाल दिया है। बट चाइना में ऐसा नहीं होता है कि अगर वहां पर आप एमपी हैं या फिर अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है और आपका कोई अफेयर है तो उस पर आपको निकाला नहीं जाएगा। डेफिनेटली कुछ तो और ज्यादा होगा। करप्शन के एलिगेशन भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शी जिनपिंग जो है तो उनके खिलाफ कुछ बातें बताई या फिर ऐसी चीजें करनी जिससे आप डायरेक्टली टॉप लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस बताए जाते हैं। दूसरे जो एक इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेयर थे, ये पीएलए जो है ना, उनके रॉकेट फोर्स कमांडर जनरल ली यूचाओ और उनके डेप्यूटी शू जेंगबो। तो ये दोनों लोग जो हैं ये जून महीने में डिसअपियर हो गए। अचानक से दिखना बंद हो गया इन दोनों का। और लेट मी टेल यू, रॉकेट फोर्स कमांडर जो होते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं चाइना के अंदर, क्योंकि जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, जो रेगुलर मिसाइल्स हैं और इसी के साथ जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो ये मिसाइल्स जो हैं वो भी रॉकेट फोर्स कमांडर जो है वो मैनेज करते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। राइट, जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल इन द सेंस जो न्यूक्लियर फुटबॉल होता है या फिर न्यूक्लियर जो सूटकेस होती है, उस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, शायद आपने देखा होगा वो लेक्चर, जिसमें मैंने समझाया था कि ये सूटकेस एग्जैक्टली क्या होती है। तो क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट लेट्स से कहते हैं कि चलो अब न्यूक्लियर वेपन जो है वो लॉन्च करना ही है, तो वो फिर ग्रीन सिग्नल देते हैं और उसके बाद ये रॉकेट फोर्स के जो कमांडर हैं वो फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्लेयर थे, राइट, ली यूचाओ और उनके डेप्यूटी, ये दोनों जो है वो गायब हो गए। गायब इन द सेंस कि उनको बेसिकली हटा दिया गया। डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हुआ। ली शेंगफू जो डिफेंस मिनिस्टर है ये अगस्त से मिसिंग थे। एंड दिस इंडिकेट्स कि एलएसी वाला जो इश्यू है ये डिफेंस मिनिस्टर क्या संभाल नहीं पा रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और चाइना जो है कि बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि यू नो कि ताइवान वाला जो इश्यू है तो उसमें डायरेक्टली यूएसए के साथ कन्फ्रंटेशन है। तो शायद ली शेंगफू जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस पार्टी में भी ऐसा चल रहा हो कि लोग जो है वो शी जिनपिंग को हटाना चाहते हो। इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ये मिनिस्टर्स हैं तो वो फिर उनके वफादार ही होंगे। हाँ, जब उनको हैंड पिक किया गया ये सारे लोगों को, तो कहा जाता था कि ये शी जिनपिंग के बहुत ही नजदीक हैं। राइट, इनमें से कुछ लोगों की प्रोफाइल ऐसी है कि उनके फादर जो हैं वो भी पीएलए में थे। फिर कुछ ऐसे हैं जिनके फादर जो हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी का एक लंबे समय से पार्ट रहे हैं। कुछ रेवोल्यूशनरी खानदान में से आ रहे हैं जिन्होंने रेवोल्यूशंस और इन सारी चीज़ों में पार्ट लिया हो। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग पैट्रियट नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में इस प्रकार की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती रहती है। लेकिन ये साइलेंटली अगर इतने बड़े प्लेयर्स जो हैं, इतने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स अगर डिसअपियर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन रहता है कि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी, इट्स नॉट ए सीसीटीवी जो हमारे घर के बाहर हम लगाते हैं। सीसीटीवी वहां की एक चैनल है चाइना की,
तो सीसीटीवी में ये अनाउंस हुआ 24 अक्टूबर को कि फाइनली इनको रिमूव किया गया है. सो दिस आर द थिंग्स दैट इंडिकेट कि चाइना में कुछ तो चीज़ें चल रही हैं, राइट. पॉलिटिकली कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कभी उतनी क्लियरली बाहर नहीं आएगी. लेकिन जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि चाइना में चीज़ें अभी उतनी सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स. और ये पॉलिटिक्स जो है ना, अगर पॉलिटिकली ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो इसकी इम्पैक्ट आपको ओवरऑल गवर्नेंस में देखने को मिलती हैं. और अगर चाइना में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो ऑफकोर्स भारत जो है उसके लिए एक प्रकार की एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट होती है कि हमारा जो दुश्मन देश है वो थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है पॉलिटिकली. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑफकोर्स भारत जो है वो इसका डेफिनेटली लाभ उठाएगा. सो दैट्स बेसिकली everything about this particular article. Now let's talk about iPhone alert, clear air on allegations of unlawful surveillance. ये जो iPhone यानी कि Apple, when I say iPhone या फिर Apple, right, तो मैं Apple कंपनी की बात कर रहा हूँ, Apple Inc. तो ये जो एप्पल है उसने एक अलर्ट दिया जितने भी आईफोन यूजर्स हैं, सारे नहीं लेकिन खास करके जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं, तो उनको ये एक अलर्ट दिया एप्पल कंपनी ने कि भाई आप पर सर्वेलेंस जो है वो होने के चांसेस हैं, सरकार आप पर सर्वेलेंस कर सकती है. तो अब ये अगर ऐसा एप्पल ने कहा है तो इस एलिगेशन जो है इस पर जो भी ऐसा कहते हैं ना, जो भी धुआं उठाए तो इस धुएं का एक्सप्लेनेशन जो है वो सरकार को देना चाहिए. Despite Apple's clarification, concerns remain. Unlawful surveillance, privacy breach and data vulnerability. ये सारी चीज़ें जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुकी हैं. ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो सरकार पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं तो उनको हैकिंग का, पोटेंशियल हैकिंग का शिकार जो है वो बनाया जा सकता है. दिस रिमाइंड्स अस ऑफ पेगासस वाला इश्यू हुआ था ना, इसकी याद दिलाता है कि व्हाट्सएप जो है इसको हैक कर लिया और पेगासस जो है वो बेसिकली इजराइल से हमने खरीदा था. और पेगासस में यह है कि पेगासस बनाने वाली जो कंपनी है वो इजराइल की कंपनी है, लेकिन वो कंपनी आपको डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बेचेगी. ये इजराइल जो है उसकी सरकार से जब क्लियरेंस मिलेगा तभी मिलेगा. और इजराइल ये पेगासस जो है वो सिर्फ सरकार को ही बेचती है, वो किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देगी, राइट. तो इट वॉज मोर लाइक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ओनली. तो पेगासस हमने खरीदा है, हमारी सरकार ने खरीदा है और इसका इस्तेमाल हुआ है. तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो सामने आई थी. सुप्रीम कोर्ट की एक इन्वेस्टिगेशन भी इस पर हुई थी. अब एप्पल जो है उसने जो सजेशंस दिए हैं या फिर एप्पल ने जो बात उठाई है या थ्रेट अलर्ट्स जो दिए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एप्पल के मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोगों को टारगेट किया जाएगा. कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको शायद टारगेट ना किया जाए या फिर ऐसे ही उनको ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए बताया गया हो. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस इश्यू को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हैंडल कर रही है. और ये जो वार्निंग मैसेज है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये ग्लोबली इस प्रकार के अलर्ट्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज के द्वारा दी जाती है. इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को लेकर ही ये अलर्ट्स दी गई हों. और टेक जायंट ये जो एप्पल है तो उसको भी सरकार ने कहा है कि आप भी इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए, आप हमारे साथ मीन्स इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कीजिएगा. देखते हैं कहाँ पर हमसे गलती हुई है या फिर नहीं हुई है, क्या सारे इश्यूज हैं. तो यहाँ पर ऑनबोर्ड एप्पल को भी लाया गया है. तो सरकार कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को सीरियसली हैंडल कर रही है. और ऑफकोर्स ऑपोजिशन वाले भी इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, राइट. दे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि जो पेगासस वाला मैंने आपको बताया, पेगासस स्पाईवेयर वाला, तो 2021 में ये स्टेट सर्वेलेंस का इल्ज़ाम लगा था सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था, राइट. सुप्रीम कोर्ट की जो एक टीम है उसने इन्वेस्टिगेशन भी किया था इसके बारे में. लेकिन फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है, सरकार की तरफ से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था. आई हैव दोज थिंग्स हियर, सी हियर, पेगासस स्पाईवेयर्स इन्वेजिव कैपेबिलिटीज़, ये आपकी सारी फिल्टर्स और अलर्ट्स में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसको बाईपास करके आपका व्हाट्सएप ये चीज़ें हैक कर लेगा. एनक्रिप्टेड जो मैसेजेस हैं तो उनको डीक्रिप्ट कर देगा. सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी तो इसने कोई कंक्लूसिव एविडेंस जो है इनको नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ये पेगासस इंसिडेंट में. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतना ज्यादा कोऑपरेशन भी नहीं किया था, तो कुछ तो था इसमें. लेकिन अब ये चीज जो है वो पुरानी हो चुकी है, अब उस पर उतनी ज्यादा चीजें नहीं होगी. लेकिन अब क्योंकि एप्पल ने फिर से ये अलर्ट दिया है तो पेगासस वाली चीजें भी अब फिर से वापस आएगी, राइट. और शायद आने भी लगी हैं. 2017 में एज यू नो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी जो है तो उसको हमारा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है. और फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए, इसको एक्सरसाइज करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन जो है इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके नाम पर इन्वेजिव सर्वेलेंस जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर अगर नजर रखी जाती है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट. ये क्लियर वायोलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का. तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है. दिस आर द लेटेस्ट मेन फैक्ट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. वेलकम assertion. मैटर ऑफ डिफेक्शन शुड बी टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द स्पीकर. आपको याद आ रहा है ना,
हम बात कर रहे थे स्पीकर वाला जो टॉपिक था, कल हमने इसको डिस्कस किया था, कल या फिर परसों डिस्कस किया था इसके बारे में। और स्पीकर का जो मेन रोल क्या होता है, मैंने दो चीजें आपको बताई थी, राइट, दो इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर स्पीकर का रोल, वैसे स्पीकर जो होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हों या फिर हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर हों, तो मेन उनका काम यही है कि जो हाउस है, जो लेजिस्लेचर है, तो उसका डे टू डे बिजनेस या फिर इन जनरल बिजनेस जो है वो स्मूथली चले। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी। लेकिन इसी के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं। क्या थी वो दो चीजें? नंबर वन, मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेंगे, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन अगर करना है तो ये डिसीजन जो है वो स्पीकर लेते हैं। हमने ये भी देखा कि, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है वो याद आ जाए, क्योंकि इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम कुछ चीजों को ऐड ऑन करने वाले हैं। तो हमने देखा कि कैसे यूके के अंदर जो राजा थे तो पहले उनके एजेंट के तौर पर स्पीकर्स थे, फिर 19th सेंचुरी में चीज़ें चेंज हुई, फिर ये ज़्यादा इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इंडिपेंडेंट हो गया। यूके में ऐसा भी होता है कि जब कोई स्पीकर होते हैं, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल बीजेपी हैं, राइट, अब हमारे देश की बात करें, बीजेपी हैं, कांग्रेस हैं, तो लेट्स से बीजेपी जीत गई कोई एक इलेक्शन किसी एक राज्य के अंदर, तो ज़्यादा एमएलएज उनके हैं, तो स्पीकर जो होंगे ये विनिंग पार्टी के कोई एक एमएलए जो है तो वही बीजेपी उनको कैंडिडेट के तौर पर फील्ड करेंगे, और फिर ये जो इलेक्शन होगा स्पीकर का या फिर डेप्यूटी स्पीकर दोनों का, तो उसमें ऑफ कोर्स जो विनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उनके ही लोग स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बार आप स्पीकर बन गए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, आप फिर पार्टी के नहीं रहते हैं। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है, वेंकैया नायडू साहब जो हैं वो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान मुझे मालूम पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं, लेकिन इज़ अ वेरी फेमस पर्सन, राइट, पॉलिटिकली भी काफ़ी फेमस रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर बने, और उसके बाद उनको वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश का बनाया गया। तो जब उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उस समय पर एक मीटिंग हुई, मीन्स जो सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे, तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। उन्होंने ये कहा कि आज तक क्या था कि वो पार्टी के मेंबर थे या फिर पार्टी के मिनिस्टर थे, तो जो दूसरे पार्टी वाले लोग हैं वो इजीली दरवाजा खटखटाकर, जो पुराने उनके साथीदार होते हैं, तो वो दरवाजा खटखटा के उनके अंदर ऑफिस में चले गए, राइट, कुछ प्रोटोकॉल्स भी यहाँ वहाँ हो गए। चलता है जब आप किसी ऑफिस में काम करते हो, लेट्स से, तो एक लंबे समय से आप काम कर रहे हो, 20 25 30 40 सालों से, तो वो रिलेशन रहता है, तो वो प्रोटोकॉल्स को ना फॉलो करें तो भी चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पीएम साहब ने ये बताया कि अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि सबसे ऊपर हमारे देश में कौन है? प्रेसिडेंट है। भले ही डी फैक्टो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हो, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर की हमारे देश में कोई पोस्ट है तो दैट इज प्रेसिडेंट, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हिसाब से ये है। तो जब भी आप देखेंगे कि लेट्स से कोई नेशनल लेवल का इवेंट रहता है हमारा, रिपब्लिक डे फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले है ना प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर विल रिसीव, वो राह देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, राइट, फिर वाइस प्रेसिडेंट को रिसीव करेंगे, और फाइनली उसके बाद आएंगे प्रेसिडेंट, राइट, फिर दोनों जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को रिसीव करेंगे। सी, तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जब वाइस प्रेसिडेंट वो बने तो उस समय पर उन्होंने क्या किया? आपको रिजाइन करना पड़ता है, तो उन्होंने पार्टी में से रिजाइन कर दिया, तो फिर वो पार्टी के नहीं रहते हैं, फिर वो देश के हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ, मीन्स बुक्स में, किताबों में तो यही चीजें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये सारी चीजें कि दिस इज हाउ इट, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो इस प्रकार की चीजें उसमें है। लेकिन स्पीकर का हमने देखा था कि जनरली स्पीकर के डिसीजंस जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स या फिर पार्टी लॉयल्टी के आधार पर लिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने एक डेडलाइन सेट की है, ये जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उनके लिए। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है ना आपके पास, ये आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर, एक डेडलाइन के अंदर आपको इस पर एक डिसीजन लेना है। इसमें शिवसेना और एनसीपी के जो मेंबर्स हैं तो उनके साथ जुड़ा हुआ ये केस है। और अगेन जो मैंने अभी आपको बात बताई वो यहां पर आपको पढ़ने को मिल रही है कि स्पीकर्स ऑफ्टन हैंडल डिस्क्वालिफिकेशन इश्यूज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशंस। स्पीकर जो होते हैं वो जनरली जिस पार्टी में से आते हैं उस पार्टी के लोगों को या फिर उस पार्टी के हित के लेकर काम करते हैं, लेकिन जनरली रियली उनका काम क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे, उनका काम है कि जो ये एक गृह चलाना है, जो एक हाउस उनको ऑपरेट करवाना है, या फिर लोकसभा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो लेजिस्लेचर स्मूथली चले, परफेक्टली चले, इम्पार्शियल तरीके से चले, ये चीज़ जो है वो उनकी मेन ड्यूटी रहती है। लेकिन ये पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से इस प्रकार के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। एपेक्स कोर्ट ने स्पीकर को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप इन स्पेसिफिक डेट्स में ये जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ों को आप जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे देन एज वेल यू विल फाइंड के पार्टीज जो है ये मींस ऑपोजिशन मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा रिक्रूट कर लेती है, राइट। इसको कई बार हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। तो अब रूलिंग पार्टी
ऑपोजिशन मेंबर्स को खरीद लेती है, उनको रिक्रूट कर लेती है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और उनको किसी डिस्क्वालिफिकेशन का और इन सारी चीज़ों का भय नहीं रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है स्पीकर तो हमारी पार्टी का है, स्पीकर तो हमारा बंदा है, तो स्पीकर तो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। वो तो ये जो रूलिंग पार्टी जो है उनके ही स्पीकर रहते हैं। रूलिंग पार्टी अगर ऑपोजिशन को कमजोर और ज्यादा कमजोर बना रही है तो ये तो उनकी पार्टी का ही फायदा है, ये स्पीकर वाली पार्टी का फायदा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो सिस्टम है ये खोखली होती जा रही है। मणिपुर में भी ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को फिर एक मिनिस्टर जो है उनको हटाना पड़ा। स्पीकर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड नहीं कर रहे थे, जानबूझकर नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, दिस आर नॉट हेल्पिंग अवर पॉलिटिक्स, दिस आर नॉट हेल्पिंग अवर नेशन। तो इसमें स्पीकर के पास ये जो अधिकार है, ये जो पावर है, उसको चेंज करने की जरूरत है। और इसमें ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल, राइट, उसके लिए हम डेडिकेटेड कुछ एक पैनल बना सकते हैं कि जो रिटायर्ड जजेस हैं फॉर एग्जाम्पल वो डिसाइड करें। अगर ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन या फिर डिफेक्शन की बात आती है तो स्पीकर के हाथ में ये पावर देंगे तो इसका मिसयूज होता रहेगा, एज वी ऑल कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ठीक है, now we have talked about these 3 articles, right? Now let's talk about this one. पीडीटी आचार्य साहब, नाम सुना है ना? नाम तो सुना होगा, राहुल। पीडीटी आचार्य साहब जो हैं वो सेक्रेटरी रहे हैं हमारी लोकसभा के। तो वहां तक कौन पहुंचता है, हु बिकम्स सेक्रेटरी? एक आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, राइट, उनको फिर वहां पर पोस्टिंग मिलती है। तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत ही टॉप लेवल की पोस्ट रहती है कि आप लोकसभा जो है उसके सेक्रेटरी रहते हैं। तो लोकसभा को चलाना, सारी चीजें जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स उनके हमें पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है हर रोज, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम वो पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई चीजों को लेकर आर्टिकल लिखते हैं, और द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं। तो काफी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। ये वाला आर्टिकल भी द हिंदू का ही है। एथिक्स, पार्लियामेंट्री कंडक्ट एंड द इंडियन एमपी, ए पार्लियामेंट्री प्रोब अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट द सेम एज ए जुडिशियल प्रोब। सबसे पहले तो इस लाइन को ही समझ लेते हैं। ए पार्लियामेंट्री प्रोब अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट द सेम एज ए जुडिशियल प्रोब। जुडिशियल प्रोब जो होती है, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन या फिर जुडिशियल केस जो होता है, तो उसमें क्या रहता है, जजेस होते हैं, राइट। जजेस जो होते हैं वो जजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इसी फील्ड में स्टडीज की है, राइट। तो उनका जो जजमेंट हो रहता है ये पार्लियामेंट्री प्रोब के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा रहता है, रीजनेबली स्पीकिंग। पार्लियामेंट्री प्रोब जो होती है, तो इस प्रोब में कौन बैठता है, जो एमपीज होते हैं वो बैठते हैं। तो एमपीज आर पॉलिटिशियंस, राइट। एमपीज भले ही ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन, इट्स नॉट लाइक कि पॉलिटिशियन को हम यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में जाना और पॉलिटिशियन बनना जो है ये दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब है। तो इट्स नॉट दैट इजी टू बी इन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियन बनना, और वहां तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। पार्लियामेंट तक पहुंचना इट्स नॉट दैट इजी। एनीवेज, अब उसमें जाएंगे तो फिर वो पैसा और मसल फ्लेक्सिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत ट्रेंड में रहती है। ये सारी चीज़ों की वजह से भी लोग जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा सफल होते जाते हैं। ये डेटा कहता है, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ऐसा डेटा है। पीडीआर रिसर्च जो है, पीडीआर लेजिस्लेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, इस प्रकार का एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा उनका, आई थिंक पीडीआर ही नाम है उसका, मुझे अभी पीएसएल लेजिस्लेटिव ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, लेकिन उनके भी आर्टिकल्स हमने कई बार डिस्कस किए हैं। एनीवेज, देखिए ऐसा ही होता है जब बातें करने बैठते हैं या फिर डिस्कशन पर, तो कहाँ पर रुक जाना है दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, क्योंकि चीज़ें जो है वो इतनी सारी हैं और इसके लेयर्स जो है वो निकलते ही रहते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एमपीज, राइट। तो एमपीज जब डिसीजन मींस दे आर फुल टाइम पॉलिटिशियंस, वो जजेस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री प्रोब और जुडिशियल प्रोब में। सो दिस इज द थिंग, ये एक चीज़ है, एज वी कैन ऑल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अब यहां पर जो बात हो रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो एक एमपी है महुआ मोइत्रा। अब महुआ मोइत्रा जो हैं उन पर अभी ये इल्ज़ाम है, उन पर एक कंप्लेंट की है, बीजेपी के एक एमपी हैं निशिकांत दुबे। तो इन्होंने इन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि महुआ जो हैं तो उनको पैसे मिले, और ये पैसे जो हैं उनको इसलिए मिले क्योंकि वो पार्लियामेंट में कुछ प्रश्न पूछ सके। वो बेसिकली एमपी ही हैं, लेकिन कोई एक बिजनेसमैन है जो उनको पैसे दे रहा है, और पैसे या फिर जो कहते हैं ना मैं किकबैक्स, कि आप घूमने के लिए कहीं पर गए, यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि वो दुबई गए थे तो सारा खर्च जो है वो बिजनेसमैन ने उठाया है। तो महुआ पर यह इल्ज़ाम लगा है। तो अब ये जो इल्ज़ाम लगा है, तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है वो इस चीज़ को रिव्यू कर रही है। कौन? एथिक्स कमेटी। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एथिक्स कमेटी के बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ 2000 की साल से एथिक्स कमेटी जो है तो इसका गठन हुआ है, इसको क्रिएट किया गया, और स्पीकर जो है उसने ये कंप्लेंट जो है वो एथिक्स कमेटी को दी है, और एथिक्स कमेटी जो है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन अब करेगी। एमपीज टेकिंग मनी फॉर क्वेश्चन इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कंप्लेंट्स टिपिकली रिफर टू कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। जब कोई एमपी है वो प्रश्न पूछने के लिए अगर किसी से पैसे लेते हैं कि भाई आपके क्या प्रश्न है, तो ये तो चलो मैं पूछ लूंगा, मुझे कितने पैसे दोगे, अगर ऐसी कोई चीज है, तो इट इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एथिक्स, इट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। जो प्रिविलेज मिलता है ना एक एमपी को,
आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसको ब्रीच कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, तो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है उनको ये हैंडल करना चाहिए केस, एथिक्स कमिटी को नहीं। दिस इज नंबर वन थिंग। होल्ड ऑन, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब कमेटी जो है, कमेटी विल इन्वेस्टिगेट दिस थिंग एंड अपनी जो फाइंडिंग है वो सबमिट करेगी। और अगर ऐसा पता चलता है कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ है, इलीगल ऐसे घूस मिली है, पैसे मिले हैं, तो एमपी जो है उनको एक्सपल्शन भी, एक्सपल यानी कि एक्सपेल किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है। इतिहास में ऐसी कुछ चीजें हुई है। काफी इंटरेस्टिंग एक बात है, 1951 में इस आर्टिकल में यह मेंशन किया गया है, एक एच.जी. मुदगल नाम के व्यक्ति थे। तो कोई ऐसे बिजनेसमैन थे, तो उनके बदले में ये पार्लियामेंट 1951 में, जब अभी देश आजादी हुआ था, उस समय पर एक एमपी थे एच.जी. मुदगल। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी कि वो बिजनेस के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ खास चीजें और प्रश्न जो है वो पूछते रहते थे। फिर ये पाया गया कि भाई नहीं, ये चीजें तो बहुत गलत चल रही है, एच.जी. मुदगल साहब जो चीजें कर रहे हैं ये उनको नहीं करनी चाहिए, राइट, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। तो फिर उनको एक्सपेल करने ही वाले थे, उससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो उनका एक्सपल्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर वो टिकते, वो रेजिग्नेशन नहीं देते, तो उनको एक्सपेल ही किया जाता। उनको पता था कि ऐसा होगा मेरे साथ, तो उसने पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। तो वो मैटर जो है वहां पर खत्म हो गई। 2005 की बात है, जब 10 ऐसे एमपीज हैं उन पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया, और ये 10 एमपीज जो हैं तो उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए क्वेश्चंस पूछने के लिए। फिर एक स्पेशल कमेटी जो है उसने पता लगाया मींस कि ये 10 के 10 जो है वो ये गिल्टी है, और इनका एक्सपल्शन जो है वो रेकमेंड किया, और फिर इन 10 को एक्सपेल भी किया गया, और इन पर केस भी चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, कि आपने करप्शन किया, आपने ये चीजें की, राइट। तो ये क्रिमिनल केस भी चलेगा, फिर ये भी चीज है। अब मिस मोहित्रा का जो केस है, इसको एथिक्स कमेटी को दिया गया है, प्रिविलेजेस कमेटी को नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। Mohitra's case, if involving illegal gratification, is a breach of privilege, should be addressed by privileges committee. अगर ये चीज साबित हो जाती है तो ये तो इलीगल ग्रेटिफिकेशन होगा, तो उनको प्रिविलेजेस कमेटी के पास पहुंचना चाहिए। अब एथिक्स कमेटी, आप सोच रहे होंगे कि सर एथिक्स और प्रिविलेजेस के बारे में बात करें, लेकिन एथिक्स कमेटी जो है ना, उसके उस मींस एथिक्स कमेटी में जो गलत चीज है ना, तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड है। कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि जो एक पार्किंग को लेकर एक इश्यू था, राइट, पार्किंग टिकट जो है उसको लेकर एक एमपी पर ये चीज हुई थी, एथिक्स कमेटी के पास पहुंची थी। तो फिर वो एमपी ने कहा कि आई एम रियली सॉरी, उसने माफी मांग ली। तो फिर एथिक्स कमेटी ने कहा कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो उस बात को, तो ऐसा हो गया। फिर यू विल बी वेरी मच सरप्राइज टू नो दिस के एक एमपी थे, और वो एक शायद उनकी दोस्त होगी, तो अपनी एक फ्रेंड और उनके बेटे को लेकर घूमने के लिए गए आउट ऑफ इंडिया। अब दैट्स नॉट ऑल। हुआ ये कि ये जो एमपी हैं वो खुद, उनकी बीवी थी, उनका भी बच्चा था, और वो घर पे थे, लेकिन उनकी बीवी और बच्चों का पासपोर्ट जो है वो यूज किया उन्होंने, ये जो अपनी फ्रेंड और उनका बच्चा है उसके लिए। तो फिर ये चीज पता चली। तो ये एथिक्स कमेटी के पास जब केसेस जाते हैं ना, तो उसमें आपको उतने, क्योंकि इसमें एथिक्स कमेटी में गलत चीज जो है, तो अनएथिकल जो चीज है, तो उसकी डेफिनेशन बहुत, मींस कोई डेफिनेशन ही उतनी रॉक सॉलिड नहीं है। तो ये एमपीज पर डिपेंड करेगा, ये जो कमिटीज हैं उन पर डिपेंड, कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये गलत है या सही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स जुडिशरी में क्या होता है कि चीजें जो है वो लिखी गई होती है कि ब्लैक एंड व्हाइट की, अगर ये किया है तो ये, राइट। तो ग्रे एरिया उसमें बहुत कम रहता है, यहां पर ग्रे एरिया बहुत ही ज्यादा है। तो दिस इज द थिंग कि एथिक्स कमेटी पर ये चीज, मींस एथिक्स कमेटी के पास ये प्रश्न नहीं जाना चाहिए था। सो दिस इज द थिंग। अगर प्रिविलेजेस वाली कमेटी होती तो चीजें जो है वो थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती। दूसरी चीज, अब रही बात एक और चीज की कि भाई आईडी पासवर्ड जो है वो अपना शेयर कर देते हैं, आईडी पासवर्ड जो एमपी होते हैं उनको दिया जाता है। तो अब ऑनलाइन क्वेश्चन सबमिशन के लिए ऑफकोर्स मींस रूल्स नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि एक एमपी है तो वो बहुत ही बिजी रहते हैं, तो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को आपको देना ही पड़ेगा आईडी पासवर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही कंप्यूटर पर बैठकर सारे प्रश्न डिसाइड करें। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मदद भी ली जाती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि अपना पार्लियामेंट्री वर्क करने के लिए वो दूसरों के साथ एंगेज हो सकते हैं, वो दूसरों के साथ सॉरी बातचीत कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, और उनको कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है ये डिस्क्लोज करने की भी आवश्यकता एमपी की नहीं रहती है। आर्टिकल 105 जो है वो उनको फ्रीडम ग्रांट करता है कि वो पार्लियामेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। आप कुछ भी कहेंगे पार्लियामेंट में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर केस होगा या फिर आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर पार्लियामेंट में ये जो एथिक्स कमेटी है उन्होंने दोषी भी पाया, तो जो मोइना है उनकी तरफ से यही आएगा आर्ग्यूमेंट कि मैंने तो ये क्वेश्चंस को और ज्यादा समझने के लिए, चीजों को समझने के लिए, ये जो बिजनेसमैन की बात आ रही है उनके साथ बात, मींस उनके साथ डिस्कशन की थी, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो चीज मींस मुझे एग्जीक्यूट करना, अपना काम एग्जीक्यूट करने के लिए मींस कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बिजनेसमैन के साथ बातचीत नहीं कर सकते। तो यहां पर ये पूरा केस जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, ऐसा इंडिकेशन हमें मिल रहा है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें समझने सीखने को मिली इस आर्टिकल से, राइट। मैसिव डेटा ब्रीच, इंडिया नीड्स टू स्टेप अप सिक्योरिटी मेजर्स। डियर फ्रेंड्स, जस्ट बेयर विथ मी फॉर 1 सेकंड।
थोड़ा पानी पी लें. आई वाज नॉट ओके. नाउ आई एम बैक. ओके. यस. रीसिक्योरिटी क्लेम्स. एक रीसिक्योरिटी नाम की कंपनी है यूएसए की, और उसका यह दावा है कि 815 मिलियन इंडियन सिटीजन्स का डेटा जो है ये डार्क वेब पर बेचने के लिए आया है, और ये डेटा जो है वो कोविड टेस्ट रिकॉर्ड्स जो है इसका डेटा है. अब प्राइवेसी और सेफ्टी जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और जब आधार लॉन्च किया गया, आधार पर केस भी था कि भाई आधार जो है तो उसमें आधार का डेटा लीक नहीं हो सकता. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न पूछा था, सरकार ने कहा था कि नहीं हो सकता. लेकिन अब इंडिया का ये बताया जा रहा है सबसे बड़ा अगर कोई ब्रीच हुआ है डेटा का तो इट इज़ दिस वन. और ग्लोबल डेटा ब्रीच जो हुआ था 2022 में, तो उसमें भी 20% डेटा जो था वो हमारे देश के लोगों का था. टोटल जितना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ ना, तो उसमें 20% ग्लोबल डेटा हमारे देश का था. तो अभी हमारे देश ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी तैयार किया, लेकिन वी नो कि एक लंबे समय से इसको बनाने की बात थी, बट वी आर वेरी लेट व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट एनीवेज, अब यहाँ पर एक नई बात आई है, और अगर ऐसा डेटा ब्रीच हुआ है तो इस चीज़ को लेकर सरकार को क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए, और ऐसा फ्यूचर में ना हो. इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ये सारे चैलेंजेस को हम कैसे हैंडल करेंगे, इसका भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. जनरली हैकर्स जो हैं गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, राइट. वो हमेशा वो कर्व में आगे ही रहते हैं. और CERTIN नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने की जरूरत है. सिर्फ आप अलर्ट दे देंगे या फिर बता देंगे यहाँ पर चीज़ें हुई, दैट्स नॉट इनफ. यू हैव टू प्रोवाइड सम साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस. अब एक तरफ हमारे देश में डेटा कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लोग जो है वो चीज़ों का, इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं. सरकार खुद डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रही है. हम सब चाहते हैं कि चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर हम जी पे यूज़ करेंगे, फ़ोन पे यूज़ करेंगे, या फिर इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो कोई ना कोई हमारी बातें सुन रहा है, डेटा हमारा चोरी हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. तो ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में तब आती है जब क्लैरिटी ना हो, जब ग्रे एरिया इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा हो. तो सिटीजन को ये आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर क्राइम से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की रहती है. और फ्यूचर जो है, मीन्स ये स्टार्टिंग तो हो चुकी है, फ्यूचर में भी यही रहेगा कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं है. पहले क्या था कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मारा पीटा जाता था, बहुत ट्रेडिशनल बात कर रहा हूं मैं. लेकिन अब क्या है कि आप, ये जो हैकर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इस प्रकार का डैमेज, और जस्ट इमेजिन कि ऐसी कंपनीज हो जाए कि आप उसका नाम नंबर दें और फिर वो कहें कि चलो भाई ऐसी कोई कंपनी है जो डार्क वेब पर ऑपरेट कर रही है, और आप कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे ये किया है, मुझे रिवेंज लेना है, आप उनका नुकसान कर दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दूंगा. तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो पहले भाई लोग सुपारी लेते थे, अब ये डिजिटल सुपारी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज अ न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर. तो इसको लेकर टॉप क्वालिटी की सिक्योरिटी हमें चाहिए. तो सरकार अब इस पर क्या करती है, वी हैव टू वेट एंड वॉच. अब ये टॉपिक भी कितना बड़ा होता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच. लेट्स सी कि आगे क्या होता है इसमें. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. डियर फ्रेंड्स, एक नाली फॉल्ट और कार्डक सुरगु फॉल्ट जोन, ये किस देश के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. और नीचे दिए गए 4 देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो फाइव आइज अलायंस जो है उसका मेंबर नहीं है. And that's basically everything as far as today's discussion is concerned. Dear friends, I am going to travel, right? थोड़ा ट्रैवलिंग करने वाला हूँ मैं. So मैं आज आपको बता दूं कि अगर ऐसा होगा कि 1 या फिर 2 दिन, मीन्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर रोज़ ये लेक्चर प्रोवाइड ही कर दूँ, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस में मुझे भी ब्रेक नहीं रखना है. लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान ऑफकोर्स चीज़ें जो है वो मेरे हाथ में नहीं रहती है. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई विल लेट यू नो इन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की अपडेट्स आप लेते रहिएगा. अगर ऐसा होता है तो आई विल लेट यू नो. ठीक है, बट घबराने की कोई बात नहीं है. आई विल बी बैक सून. मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, इजंट इट? सो दैट्स द थिंग. तो एक लंबे समय के बाद एक ब्रेक ले रहा हूँ, तो यस, आई एम गोइंग टू एंजॉय. एंड यस, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.